2-3 लंच भी लाने पड़ते होंगे। एक ब्रेकफास्ट का अलग लाना पड़ेगा, लंच अलग लाना पड़ेगा, इवनिंग के स्नैक्स अलग लाने पड़ते हैं। किसी में नमकीन आएगी, किसी में कुछ आएगा, छोटे छोटे एयर टाइट के डब्बे शाम के लिए 4:30-5 बजे के आसपास ना ऐसा क्रेविंग होती है, तो उस टाइम के लिए कभी बिस्किट्स आएंगे, कभी कुछ आएंगे, कभी कुछ आएंगे, वो ना अलग अलग वैरायटी आती है। एक ना जूट का बैग आता है, वो तो टिफ़िन का बन जाएगा, और एक एक्स्ट्रा पॉलिथीन कैरी करनी पड़ेगी अच्छी क्वालिटी के बुक्स के लिए भी, क्योंकि बैग में तो सारी आएंगे नहीं। तब शॉपिंग करो इस चीज़ की। ओके क्लास, माइक नहीं चल रहा क्या? ऑडिबल ऑनलाइन क्लास? ओके, तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था एसएम के अंदर? कल की क्लास में हम लोगों ने एसएम के अंदर राइवलरी वाला पॉइंट को शुरू किया था, जहां हम लोगों ने इस चीज़ को देखा था कि राइवलरी जो है आपकी वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। पहला पॉइंट ये था कि अगर राइवलरी इंक्रीज़ होगी तो मार्केट के अंदर किसी भी चीज़ की सप्लाई बढ़ने लगेगी। मार्केट के अंदर किसी भी चीज़ की सप्लाई बहुत तेज़ी से बढ़ेगी तो मार्केट में उसका प्राइसेस क्या होंगे? डाउन, जिसके वजह से उस प्रोडक्ट का प्रॉफिट और अट्रैक्टिवनेस भी मार्केट में क्या होने लगेगा? डाउन होने लगेगा। इतनी बात हम लोगों ने पढ़ी थी। उसके बाद में हम लोगों ने जो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर कहा था वो ये कहा था कि बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो सकती है। तो वो रीज़न्स कब कब लगेंगे? व्हेन के अंदर हम लोगों ने 6 पॉइंट्स देखे थे। पहला पॉइंट क्या था? इंडस्ट्री लीडर। दूसरा पॉइंट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तीसरा नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। एग्जिट बैरियर्स और स्लो ग्रोथ। ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स थे और इन फैक्टर्स में हमने इंडस्ट्री लीडर का पॉइंट कवर कर लिया था, जहां हमने कहा था अगर इंडस्ट्री में क्लियर लीडर है तो वो क्लियर लीडर जो होगा प्राइस के वॉर को डिसिप्लिन करेगा, है ना, और आउटलास्ट करेगा सारे स्मॉल राइवल्स को। सेकेंड पॉइंट था प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने ये पॉइंट पढ़ा था कि अगर आपका प्रोडक्ट के पास डिफरेंशिएट करने की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं तो ऐसे सिनेरियो के अंदर उसको प्राइस का एडवांटेज गेन हो सकता है। हायर द चांसेस ऑफ डिफरेंशिएशन हायर विल बी द, और लोअर द चांसेस ऑफ डिफरेंशिएशन लोअर विल बी द प्रॉफिटेबिलिटी। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ पॉइंट था। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर इंडस्ट्री लीडर है भी तब भी वो प्राइस वॉर को डिसिप्लिन नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा होते हैं, और जहाँ पे नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इतना सा पॉइंट किया था, पक्का? ओके, अब आगे देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। अगली हेडिंग किसकी दे रखी है? फिक्स्ड कॉस्ट की दे रखी है अगली हेडिंग। फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर क्या पॉइंट लिखा था? फिक्स्ड कॉस्ट होती क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपको पे करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन, करो या ना करो। हम लोग ने ओवरहेड का चैप्टर पढ़ लिया कॉस्टिंग में, आप लोगों ने ओवरहेड में आप लोगों ने फिक्स्ड कॉस्ट को एलोकेट करने की कोशिश की थी। फिक्स्ड कॉस्ट एलोकेशन नहीं आया, अभी चैप्टर चल रहा है। तो यस मैम क्यों बोला उसने ओवरहेड? आई आस्क्ड ओवरहेड का चैप्टर पढ़ लिया?
ओके क्लास, ओवरहेड का चैप्टर तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। हम लोग, आवाज़ सुनाई दे रही है ना? सफिशिएंट है। तो हम लोगों ने क्या पॉइंट बोला ओवरहेड वाले के अंदर, इस बात को ध्यान से सुनो। हम लोग कॉस्ट में क्या करते हैं, खर्चे को ना एलोकेट करते हैं। क्या करते हैं? अब एक्सपेंस एलोकेट करने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट, वैसे तो तुम लोग कितनी भी यूनिट प्रोड्यूस करो सेम ही रहेगा, लेकिन जब हम फिक्स्ड कॉस्ट का ओवरहेड का एलोकेशन करते हैं तो हम फिक्स्ड कॉस्ट को पर यूनिट बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं और ये देखते हैं कि हर एक यूनिट के पीछे फिक्स्ड कॉस्ट कितना लग रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट एक लौती ऐसी कॉस्ट है जो जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगी एक पर यूनिट पर कम होती जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती जाएगी? बढ़ती जाती है और ये हर एक यूनिट पर सेम रहती है। यूनिट प्राइस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स द सेम, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट की यूनिट प्राइस क्या होती है? अब अगर कोई फिक्स्ड कॉस्ट का एलोकेशन करना चाहता है और पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट को डिक्लाइन करना चाहता है तो उसे अपने मार्केट में सप्लाई और प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। मार्केट में प्रोडक्ट की सप्लाई तभी इंक्रीज होगी जब उसका वेरिएबल प्राइस क्या होगा? कम होगा, है ना? और प्राइस कम करने की वजह से प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? पक्का? तो फिक्स्ड कॉस्ट एलोकेशन के चक्कर में हम लोग कई बार ये केस करते हैं। अब ये प्रॉब्लम हर जगह नहीं है, ये प्रॉब्लम खाली उस इंडस्ट्री में है जिस इंडस्ट्री में फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। कि फॉर एग्जांपल एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर देखो, उन्हें पार्किंग के पैसे पे करने ही करने हैं। प्लेन पार्क होता है ना एयरपोर्ट पे, वहाँ पे जो उनको स्पेस मिलती है पार्किंग की, उसका उन्हें रेंट पे करना पड़ता है और वो रेंट इतना कम नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको सिर्फ एक पार्किंग का स्पेस नहीं चाहिए, उन्हें पास में ना एक पूरा गैरेज टाइप में बना रखा होता है प्लेन के लिए, जहाँ पे कुछ भी रिपेयर वगैरह करना हो। सेकंड, तुम लोग कितने भी लोग ट्रैवल करो, फ्यूल तो उतना ही लगेगा। थर्ड पॉइंट, एयर हॉस्टेस का खर्चा और सैलरी भी, चाहे 10 लोग ट्रैवल करें या 100 लोग ट्रैवल करें, जितने एयर हॉस्टेस को उस फ्लाइट में जाना है उतने तो। कैप्टन की सैलरी भी फिक्स, 2 पायलट है तो 2 ही पायलट रहेंगे, ये तो नहीं कि 10 लोग जा रहे हैं एक को बिठा दो कोई बात नहीं काम चल जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ही कैसा होता है? ज़्यादा होता है और इतने हाई फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से इन्हें कॉस्ट को पर यूनिट पर एलोकेट करने के लिए बहुत केसेस में अगर ऑक्यूपेंसी रेट को बढ़ाना है, ऑक्यूपेंसी मतलब नंबर ऑफ ट्रेवलर्स को अगर बढ़ाना है तो इनको अपने फ़्लाइट के टिकट के चार्जेस क्या रखने पड़ते हैं। यही रीज़न है कि आपको फ़्लाइट के टिकट्स के पीछे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है कि इस पर्टिकुलर डेट पे इतना रेट है, इस पर्टिकुलर डेट पे इतना रेट है। हम लोग महीने पहले बुकिंग देखना स्टार्ट हो जाते हैं, पहले से पता हो कहीं जाना है तो इन्होंने यहाँ पे यही लिखा है, जब ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है हाई फिक्स्ड कॉस्ट के साथ। ये सिस्टम कब लगेगा? जब ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट विद हाई फिक्स्ड कॉस्ट, तब वो मोटिवेट होती है अपनी कैपेसिटी को ज़्यादा यूटिलाइज करने के लिए। अब कैपेसिटी को ज़्यादा यूज़ करने के लिए उन्हें इंक्लाइन टू ड्रॉप करना पड़ेगा अपने प्राइजेस को। प्राइस कटिंग के वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि फर्म चाहती है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करे ताकि ज़्यादा कवर कर सके कॉस्ट दैट फर्म मस्ट पे रिगार्डलेस ऑफ द इंडस्ट्री। सीधी सीधी बात लिख देते, टू कवर द फिक्स्ड कॉस्ट। बोलना तो यही चाह रहे हैं, टू कवर द, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट ही वो कॉस्ट है जो आपको पे करनी पड़ेगी रिगार्डलेस ऑफ द प्रोडक्शन। बात क्लियर है? तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? ये फिक्स्ड कॉस्ट का पॉइंट क्या है? जब ऑर्गेनाइजेशन के पास हाई फिक्स्ड कॉस्ट है तो प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है ताकि फिक्स्ड कॉस्ट को कवर किया जा सके। इसके लिए प्राइजेस को इन्हें क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप। प्राइजेस ड्रॉप होते ही कॉस्ट क्या हो जाएगी, प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? ड्रॉप। एग्जाम्पल है एयरलाइन और टेलीकम्युनिकेशन। क्लियर है बात?
तो हम लोगों ने इसके अंदर छोटा सा पॉइंट देखा। छोटा सा पॉइंट हमने क्या देखा था? पहला पॉइंट क्या है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है? जब ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट करती हैं किसके साथ में? हाई फिक्स्ड कॉस्ट, तब वो टू कवर द फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने के लिए इंक्रीज करेगी किस चीज़ को? प्रोडक्शन, जिसका रिजल्ट होगा ड्रॉप इन प्राइजेस। Therefore, profit will fall. एग्जाम्पल एयरलाइंस का बिजनेस। बात समझ में आई? तो हमने क्या बोला, जब फर्म को ऑपरेट करना है किसके साथ में? हाई फिक्स्ड कॉस्ट, तो वो कवर करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट को बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से प्राइजेस को क्या करना पड़ेगा? कम, और इसकी वजह से प्रॉफिट भी क्या होगा? कम। एक्चुअली क्या है, तुम्हारा प्राइस कम हुआ है, कॉस्ट तुम्हारी उतनी ही है, प्रॉफिट बढ़ेगा पर डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगा, उस तरीके से नहीं बढ़ेगा जिस तरीके से पहले बढ़ना चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर मेरी जो टिकट थी, मान के चलो कितने की थी? 100 की थी। 50 लोग अगर 100 की टिकट पे ट्रैवल करते तो मान के चलते हैं मेरा प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट कितना होता? 5000 का। लेकिन वहीं अगर 50 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन मतलब 50 का ही हमारा हो रहा है, लेकिन जो हमारे चीज़ें हैं वो हमने ड्रॉप कर दिया प्राइस, वो प्राइस हमने ड्रॉप करके 80 कर दिया, तो कितना आएगा? सॉरी, ऑक्यूपेंसी हमने हाँ, ऑक्यूपेंसी तो इंक्रीज़ हुई तुम्हारी, लेकिन ऑक्यूपेंसी इंक्रीज़ होने के वजह से तुम्हारे यहाँ पे भी तो डिक्लाइन आया है। अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हुई है मल्टीप्लिकेशन, तो दूसरी चीज़ डिक्रीज़ भी तो हुई है, सेम रेट पे नहीं हो रहा। अगर सारे फैक्टर्स इंक्रीज हो तब मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट बढ़ेगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट बढ़ेगा तो सिर्फ जिस परसेंटेज के साथ बढ़ना चाहिए उस परसेंटेज के साथ नहीं बढ़ेगा, तो प्रॉब्लम वहाँ पर है सारी। प्रॉफिट दिख तो रहा है पर एक्चुअल में इतना है नहीं। ये मैंने प्राइस, वो मैंने प्रॉफिट लिखा हुआ था ये बेसिकली। मैं एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, पहले हमारे पास 50 लोग ट्रैवल कर रहे थे, 100 की टिकट थी, मान के चलो प्रॉफिट 10 रुपये का हो रहा था, तो कितना होता? 50,000। अब मान 60 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, टिकट का प्राइस 80 रुपीज़ कर दिया है, प्रॉफिट अभी भी कितना अर्न हो रहा होगा? तो अब कितना आ रहा है? एक लेवल पे जाके इंक्रीज होगा। तुम लोग कॉस्टिंग में एक चैप्टर पढ़ोगे सर्विस कॉस्टिंग करके, उसमें कैलकुलेट करते कि किस सिचुएशन पर कितना ऑक्यूपेंसी रेट इंक्रीज करने पर प्रॉफिट होगा, फिर हम उतनी ही टिकट्स को सेल करेंगे पर पैसेंजर पर किलोमीटर। पढ़ लिया वो चैप्टर? यार तुम ना डिसाइड कर लो क्लास में सिलेबस का लेवल। ये तो याद रहना चाहिए, पर किलोमीटर पर पैसेंजर। सबसे बड़ी यूनिट इसकी है, उसमें तुम लोग यही चीज़ देखते हो कि फ्यूल का कॉस्ट सेम है, पार्किंग का कॉस्ट सेम है, ये सब चीज़ें। हाँ बस समझ गई मैं तुम्हारी भावनाएं। एक्चुअली क्या है, अभी ना ये सारे टर्म्स नए हैं, तो जब तक प्रैक्टिस कर करके यूज टू नहीं होगे तब तक तुम्हें याद नहीं होगा। पहले तुम्हें सब्जेक्ट्स के नाम भी अजीब लगेंगे, कॉस्टिंग, ऑडिट, अजीब अजीब लगते हैं, वो धीरे धीरे यूज टू। ठीक है, अभी तुम लोग 12th क्लास करी ही तो है, और 12th के बाद फाउंडेशन का सिलेबस 70% जाना पहचाना सिलेबस था। इंटर के अंदर तो तुम्हें लग रहा है कि तुम किसी एलियन वर्ल्ड में आ गए और तुम्हें पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड, हम भी जब इंटर में थे तो मेरे को भी यही लगता था। मैं जब टेक्स्ट बुक की क्लास में जाती थी तो मुझे तो बहुत ही अजीब लगता था, और कॉस्टिंग की क्लास में तो मुझे लगता था कि सर बोलना क्या चाहते हैं और बोल रहे क्यों है, सबसे बड़ी बात। इट इज़ नॉर्मल, मेरा सेल्फ स्टडी था।
मुझे भी पता है, हम भी क्लासेस में सोते थे, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आज कोई यहाँ बैठ के ऐसे बड़ी बड़ी बातें बोले ना कि मतलब तुम लोग सीए कर रहे हो, सो कैसे सकते हो, आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे 6 साल हुए हैं सीए बने हुए को, तो मेरे को क्लियरली याद है मैंने अपना प्रोसीजर कैसे सॉल्व किया हुआ है। तुम लोग 8 बजे की क्लास में 8 बजे आ तो रहे हो, हैट्स ऑफ। हाँ, मैं अपने सीए फाइनल की 6:30 की क्लास के अंदर 7:30-8 के बीच में पहुंचती थी, जब सर का ब्रेक देने का टाइम होता था। ब्रेक होते ही मुझको पता, मैं जाती थी, हार्डली 10-15 मिनट ब्रेक हो जाता था। जैसे ब्रेक हुआ, अरे बाद में नोट करेंगे, कचौड़ी खाने चल रहे हो क्या? फिर आलू कचौड़ी 10 मिनट का ब्रेक में, तुम खुद आलू कचौड़ी इंसान खाकर आ रहा है, तो वो 10 मिनट का ब्रेक 20 मिनट में कन्वर्ट हो जाता था। फिर मुझे याद है, मेरे को कई फैकल्टीज़ की तो मतलब सेटेलाइट क्लास में शक्ल भी ध्यान से नहीं देख पाती थी, क्योंकि मेरा आधा टाइम तो ऐसा होता था। और मेरे साथ वाली लड़की बहुत अच्छी थी, वो पेज के एज तक लिखती थी ताकि मैं कॉपी कर सकूं फटाफट। वो इतना हो गया, मैंने कहा या तो थोड़ा एक लाइन और नीचे वाली यूज़ कर ले, एक लाइन और नीचे वाली यूज़ कर ले। बोले सबसे गंदे नोट्स ना मेरे इसी सब्जेक्ट के बनते। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो लेकिन हमारे पास एक वो था ड्रॉस, तुम लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती है, हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, हमें सेल्फ स्टडी करनी पड़ी थी बाद में। अरे खस्ता कचौड़ी यहाँ नहीं मिलते हैं, वो हींग की कचौड़ी और आलू की सब्जी डाल के, वो यहाँ नहीं मिलती, अलवर वगैरह साइड मिलते हैं। चलो हाँ, वहाँ सस्ती भी वही पड़ती है ना, तो सीए करते वही अफोर्ड करते थे हम। 10 रुपये में 2 कचौड़े। अब नहीं आती यार, तो हमारे ज़माने में तो आ रही थी। चलो पढ़ाई कर लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट का पॉइंट कवर। फिक्स्ड कॉस्ट के बाद में अगला पॉइंट एग्जिट बैरियर। एग्जिट बैरियर में क्या लिखा हुआ था, इस बात को समझ लेते हैं। जब हम एग्जिट बैरियर का पॉइंट पढ़ रहे हैं तो इसमें सिंपल सी बात ये लिखी हुई थी कि जब तुम लोग इंडस्ट्री से एग्जिट करने की कोशिश करते हो, लिक्विडेशन के टॉपिक को याद करो थोड़ा सा। लिक्विडेशन के अंदर हमने कहा था सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि बायर्स नहीं मिलते, और बायर्स अगर मिल भी गए तो एडिक्वेट कॉम्पनसेशन, आपको सेलिंग प्राइस अच्छे नहीं मिलेंगे। अब इन्होंने यही बोला, अगर नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स मार्केट से थोड़े कम हो जाएंगे तो प्रॉफिट जो है ठीक रहेगा, है ना। अगर आज के टाइम पे 50 सप्लायर्स है, 50 से 40 हो जाएंगे तो उनका मार्केट का शेयर बढ़ जाएगा और प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका जो फिक्स्ड एसेट है वो इतना ज़्यादा स्पेशलाइज्ड नेचर का होता है कि कोई भी उसको परचेज करने वाला, तो तुम लोग ये सोचते हो चाहे प्रॉफिट नहीं हो रहा पर लॉस भी तो नहीं हो रहा, तो बिजनेस में बने रहते हैं, क्योंकि अगर एसेट सेल नहीं हो पा रहे तो फिक्स्ड कॉस्ट तो लगती रहेगी। तो इस केस के अंदर तुम्हें प्रॉब्लम होती रहेगी। तो तुम सोचोगे कम से कम खर्चा तो निकल रहा है तो बिजनेस को चलते रहने, तो आपके एग्जिट पर क्या लग गया, बैरियर, रुकावट। किस बात की, फिक्स्ड एसेट सेल। ये वही वाली बात हो गई, अगर किसी का ट्रेड, आपका किसी का क्लॉथ मिल है तो क्लॉथ मिल की मशीनरी से भी क्लॉथ मिल वाला ही खरीदेगा, हम अपने घर पे खरीद के तो नहीं रखेंगे ना। ये किंगफिशर के अगर पेन अभी भी शायद दिल्ली एयरपोर्ट पे खड़े हुए हैं क्योंकि कोई खरीदने वाला ही नहीं है। अब अपने लोग तो खरीद के घर के छत पे नहीं रखने वाले, है ना। तो जब कोई एयरलाइन इंडस्ट्री में इतने एक्सपेंसिव प्लेन नहीं खरीदे, उनके पास ऑलरेडी सफिशिएंट है, क्योंकि तो कहीं ना कहीं उनको या तो मेंटेन करने का कॉस्ट बियर करते रहो या एसेट्स को कबाड़ में जाने दो, दोनों में से एक ही चीज़ होगी। फिर इस वजह से कई लोग इंडस्ट्री में क्या सोचते हैं कि चाहे कॉस्ट ही कवर हो रही है पर बिजनेस चलते रहने दो, तो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में लोग क्या करते रहते हैं, फिर काम करते रहते हैं। और जिस वजह से नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आपको तो फ़र्क नहीं पड़ा पर इंडस्ट्री एज अ होल को फ़र्क पड़ गया, क्योंकि प्रॉफिट क्या हो गया, डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। बात समझ में आई। तो एग्जिट बैरियर में क्या लिखा हुआ है, उत्तम तुम्हारे नोट्स कहाँ हैं? मैं तो कल GI8 में तुम्हारी तारीफ करके आई हूँ, फोटो कॉपी कराने के लिए दिए हैं। अरे GI8 में भी 3 हिंदी मीडियम के बच्चे थे, तो एक्चुअली फिर पहले मैंने पूछ लिया, क्योंकि फिर उस लेवल में समझाई ना क्लास में, फिर ताकि उनको भी क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए बात। तो फिर मैंने उसको बोला कि नोट्स के लिए कांटेक्ट उत्तम।
तो वहाँ पे 3 बच्चे थे, तो शायद उन तीनों ने मैसेज किया होगा इसको। फिर मैंने पूछा तो मैं से कोई जानता था, एक बच्चे ने कहा वो जानता था, तो मैंने कहा इसमें क्लास ले चुका है वो पहले, पता है मुझे। एग्जिट बैरियर देखो क्या लिखा है, राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स डिक्लाइन हो सकती है अगर कुछ कॉम्पिटिटर्स इंडस्ट्री से बाहर, और प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। राइवलरी कम हो जाएगी, कॉम्पिटिटर्स चले गए तो प्रॉफिट हमारा अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन एग्जिट बैरियर अलग अलग तरीक़ों से आ जाता है। जो एसेट्स हैं फर्म के वो हाईली क्या होंगे, स्पेशलाइज्ड होंगे, देयरफॉर लिटिल वैल्यू फॉर एनी अदर। जैसे किसी और के लिए जो किंगफिशर के प्लेन खड़े हैं दे आर यूजलेस, किसी और के लिए तो किसी काम के हैं नहीं। हाँ, अगर जैसे कि अंबानी वगैरह चाहे तो उसको कन्वर्ट करवा के चार्टर प्लेन वगैरह बनाना चाहे तो अलग बात है अपने लिए, लेकिन उसकी भी फिर थोड़ी लेंथ ब्रेथ कम हो जाती है, तो उनके लिए इतना ज़्यादा बड़ा प्लेन भी काम का शायद ना हो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम दे रहे हैं। देयरफॉर फर्म्स में नॉट बी एबल टू फाइंड द बायर्स फॉर इट्स। जब बायर्स ही नहीं मिलेगा तो डिस्करेज करेगा किस चीज़ को, और जब एग्जिट बैरियर पावरफुल है तो कॉम्पिटिटर डिज़ायर करते हैं कि वो एग्जिट को रिफ्रेन कर दे फ्रॉम लिविंग, मतलब एग्जिट ना हो। एज अ रिजल्ट दे कंटिन्यू टू प्रेजेंस इन दी, और डाउनवर्ड प्रेशर किस में आएगा, फिर प्रॉफिटेबिलिटी में। समझ में आई बात। हमने बोला राइवलरी डिक्रीज होगी अगर कुछ कॉम्पिटिटर इंडस्ट्री से चले जाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एग्जिट बैरियर लग गया क्योंकि एसेट है स्पेशलाइज्ड नेचर के, एसेट के बायर्स नहीं मिल रहे। जब एसेट के बायर्स नहीं मिलेंगे दे विल कंटिन्यू टू बी इन बिजनेस। जब कंटिन्यू टू बी इन बिजनेस होगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। समझ में आई पूरी बात। सबसे पहली बात क्या बोल रहा है, राइवलरी डिक्लाइन होगा, कॉम्पिटिटर्स एग्जिट होंगे, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। पर एग्जिट बैरियर है सेल ऑफ एसेट्स पे, क्योंकि एसेट्स कौन से नेचर के हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड एंड लिटिल वैल्यू फॉर दी अदर्स। तो फर्म्स may not be able to find the barrier, therefore they will continue to be in the business। और जब वो continue to be in the business होंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए हैं। समझ में आ गया लॉजिक, पक्का। तो हमने इसके अंदर क्या देखा, पूरा पॉइंट, यहाँ पे तो जगह भी नहीं है साइड में इतने लिखने की। हमने पूरा पॉइंट इस केस के अंदर ये देखा कि आपकी जो राइवलरी है वो क्या होगी, डिक्लाइन। कब होगी, अगर कुछ कॉम्पिटिटर्स क्या कर देते हैं, लीव कर देते हैं इंडस्ट्री को, जिससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। पर एग्जिट बैरियर किस पे लगा है, ऑन सेलिंग ऑफ एसेट्स, क्योंकि एसेट्स जो है वो हाईली स्पेशलाइज्ड है। कैसे हैं, हाईली, देयरफॉर डिफिकल्ट टू फाइंड बायर्स, बायर्स आपको नहीं मिलेंगे। तो देयरफॉर कंटिन्यू इन इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में कंटिन्यू रहते ही डाउनवर्ड प्रेशर मतलब डिक्लाइन हो रहा है। क्या चीज़ तुम्हारा, प्रॉफिट ऑफ इंडस्ट्री। समझ में आ गई। तुम जो ये फोटोएं क्लिक करते हो ये राइट डाउन हो रहा है रेगुलरली, नोट्स में मिल रहे हैं ना सारे पॉइंट्स। ये डिक्लाइन है, ये एरो डाउनवर्ड जा रहा है, डिक्लाइन, डिक्लाइन इन प्रॉफिट। नोट्स बनेंगे नहीं बनेंगे, तुम अलग अलग एंगल से फोटोज लेने में तो स्पेशलिस्ट हो जाओगे। साइड बिजनेस करोगे इसका। अगला पॉइंट कौन सा है, स्लो ग्रोथ। हाँ, अगला पॉइंट कौन सा है, स्लो ग्रोथ। स्लो ग्रोथ को ना कंपेयर करो मैच्योरिटी फेज से। कौन से फेज से,
इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में स्लो ग्रोथ थी, जहाँ कंपटीशन ज़्यादा था, जिसके वजह से आपका प्रॉफिट और सेल्स दोनों डिक्लाइन। ये हाई कंपटीशन के वजह से स्टिफ प्राइसेस थे और प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम था। जब इंडस्ट्री की ग्रोथ जब आप इस फेज पर हो, कुछ ऐसा ही था ना ग्राफ हमारा, जब इंडस्ट्री की ग्रोथ इज डिक्लाइनिंग, तब जहाँ पे ज़्यादा इंटेंस राइवलरी फेस करनी पड़ती है। कैसी राइवलरी मिलेगी? ज़्यादा इंटेंस राइवलरी, क्योंकि ग्रोथ कम हो रही है तो राइवल ज़्यादा फाइट करेंगे सस्टेन करने के लिए मार्केट के शेयर को, और जिसका रिजल्ट होगा रिड्यूस इन प्रॉफिटेबिलिटी। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपके पास में बैक टू बैक मान के चलो 1 2 3 4 5 जो है बेसिकली फ़ोन की शॉप से जो फ़ोन सेल कर रही हैं, ठीक है, और अगर सबके अपना शेयर मेंटेन करना है, मतलब पहले भी मेरे पास 10 कस्टमर खरीद रहे थे, आज भी 10 कस्टमर ही खरीद रहे हैं, बाकायदा इस बात के कि साथ में 3 स्टोर और खुल चुके हैं, तो आपको 10 कस्टमर अपने पास मेंटेन करने के लिए यू हैव टू गिव देम एक्स्ट्रा डिस्काउंट एज कम्पेयर टू योर बगल वाले 3-4 स्टोर्स। समझ रहे हो मेरी बात को? और ये चीज़ तब पॉसिबल है जब आप तुम्हें अपने कहीं ना कहीं प्रॉफिट को क्या करना, सेल्स को क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस को डिक्लाइन, और एज अ रिजल्ट प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा। और तुमने अपने सेलिंग प्राइस को कम सिर्फ इसलिए किया क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, और जब ज़्यादा कंपटीशन होता है तो सेलिंग प्राइस पे हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती है। ये चीज़ तुम्हें कहीं पे भी देखने को मिल जाएगी। अगर तुम कभी ब्रांडेड शोरूम के आसपास पे जाओगे और बैक टू बैक बहुत सारे ब्रांडेड शोरूम है तो सब पे डिस्काउंट सेम लगते हैं, एक साथ डिस्काउंट स्टार्ट होंगे। मोस्टली जितने भी ब्रांडेड शोरूम्स होते हैं वो आसपास होते हैं, फिर एक ही मॉल के अंदर होते हैं। सबके पर डिस्काउंट का जो सीज़न आता है वो एक साथ आता है ना। यहाँ मैंने टोंक रोड पे भी देखा है, बाय 2 गेट 3 होता है ना। नहीं है, मेरे को पता है, मैंने देखा है चलते फिरते, बहुत सारे हैं यहाँ पर। देखो क्या लिखा है, जब आपकी ग्रोथ क्या कर रही है, डिक्लाइनिंग है, तो इंडस्ट्री जो है इस केस में फेस करती है इंटेंस राइवलरी को। किसको फेस करेगी? इंटेंस राइवलरी को। टू एंड फाइट हार्डर टू सस्टेन मार्केट शेयर, रिजल्टिंग in decline in profit। अब फटाफट से 6 के 6 पॉइंट्स बताओ कौन से थे। पहला पॉइंट, इंडस्ट्री लीडर में सिंपल सी बात लिखी हुई थी कि अगर इंडस्ट्री के अंदर कोई आपका लीडर प्रेजेंट है तो वो प्राइस वॉर को डिसिप्लिन कर सकता है। प्राइस वॉर को डिसिप्लिन करने के लिए वो आउटलास्ट करके चलेगा, साथ में स्मॉल राइवल्स को भी। सेकेंड पॉइंट कौन सा था? प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन में कहा था अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करते रहने की, तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे? आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो प्रॉफिट इंक्रीज। थर्ड पॉइंट किसका पढ़ा था? नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में था। इंडस्ट्री लीडर होने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा है, सबके एक्सपेक्टेशंस को मीट करना पॉसिबल नहीं है। फिर थर्ड और फोर्थ पॉइंट, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट उस वाले सेक्टर पे लगता है जब आप इंडस्ट्री काम करती है ज़्यादा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को पर यूनिट बेसिस पे कवर करने के लिए आप अपने सेलिंग प्राइस को क्या करोगे? डिक्लाइन, ताकि प्रोडक्शन को क्या कर सको? इंक्रीज कर सको। और ऐसा करने के चक्कर में प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? डाउन हो जाएगी। फिर हम लोगों ने अगला पॉइंट क्या बोला इसके अंदर? एग्जिट बैरियर। हमने कहा था अगर कुछ इंडस्ट्रीज छोड़ दे, कुछ कंपनीज इंडस्ट्री को लीव कर दे तो कॉम्पिटिटर्स कम होते ही प्रॉफिट ज़्यादा, लेकिन उनके एग्जिट पे बैरियर लगता है बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू सेल द असेट्स। एसेट्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड इन नेचर। जब बायर्स नहीं मिलते तो वो कंटिन्यू टू बी इन इंडस्ट्री रहते। बिजनेस में कंटिन्यू अगर रहोगे तो प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाएगा। अगला पॉइंट कौन सा है? स्लो ग्रोथ।
स्लो ग्रोथ बोलता है जब ग्रोथ डिक्लाइन हो रही है, इन शॉर्ट मैच्योरिटी फेज की बात हो रही तो इंटेंस राइवलरी होगी, राइवलरी इंटेंस होगी तो फाइट टफ होगी टू सर्वाइव, और फाइट टफ होगी तो रिजल्ट इन डिक्लाइनिंग इन प्रॉफिट्स। क्लियर है? पक्का? अब देखो हमारे पास में ये वाली बात तो हुई खत्म। अब है बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज, और बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज में आपका एक सिंगल सा पेज दे रखा है, इस पेज को सिर्फ रीड कर लेना। इस पर सिर्फ इतना लिखा है कि तुम्हारा इसमें सिर्फ ये लिखा है कि बिजनेस लेवल को कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को जानना ज़रूरी है। जैसे टाटा ने नैनो कार बनाई थी, कार वॉज लिटरली यूनिक, बट वो मार्केट में सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि कस्टमर के नीड्स एंड प्रेफरेंसेस को फुलफिल तो इसलिए हमेशा ज़रूरी है जब भी आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेकर आते हो तो आपको कस्टमर के नीड्स एंड प्रेफरेंसेस को फुलफिल करते हुआ आना ज़रूरी है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर कौन है, कस्टमर को क्या चीज़ें सक्सेसफुल या सेटिस्फाई कर रही है। और टाटा की यही मिस्टेक थी मैन्युफैक्चर करने में अपनी कार नैनो को, क्योंकि वो क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाया था कि कस्टमर किस बात को नीड कर रही है, और एज अ रिज़ल्ट कार का जो स्लॉट था वो इतना सेल हुए नहीं, एक ही बार सेल हुए थे, उसके बाद डिमांड इतनी खास कोई आई नहीं थी। क्लियर है बात? इस पेज पे सिर्फ यही बात लिखी है कि अगर आप मार्केट में चाहते हो कि प्रोडक्ट आपका बिकता रहे तो कस्टमर के नीड्स के बारे में जानना ज़रूरी है। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 5 की पहली क्लास पे। माइकल पॉटर 2 टाइप के स्ट्रेटजीज दे रहा था। एक दे रहा था 5 फोर्सेस जो कंपटीशन को एनालाइज करवा रहा था, एक दे रहा था माइकल पॉटर की जेनेरिक स्ट्रेटजीज। कौन सी थी माइकल पॉटर की? माइकल पॉटर के 5 फोर्सेस का नाम बताओ। अब देखो पॉइंट हमारे पास क्या दे रखा है। पॉइंट हम लोगों को यही दे रखा है कि पॉटर ने हम लोगों को 2 टाइप की चीज़ें दी थी। एक दिए थे 5 फोर्सेस मॉडल। कौन से दिए थे? 5 फोर्सेस मॉडल। और दूसरा कौन सा दिया था? जब पॉटर ने तुम्हें 5 फोर्सेस मॉडल दिए थे तो 5 फोर्सेस मॉडल कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के लिए थे। किसके लिए थे? जहाँ पे लिखा था BRT। अब पॉटर्स के जो जेनेरिक स्ट्रेटजी है, पहली बात तो इसका नाम जेनेरिक मतलब है जनरल। क्या है? जनरल वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये स्ट्रेटजी जो है इट इज़ यूज्ड बाय ऑल टाइप्स ऑफ फर्म्स। हर तरीके की फर्म्स इसको यूज़ कर सकती है, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा है? जेनेरिक। जेनेरिक मतलब जनरल विच कैन बी यूज्ड बाय ऑल टाइप ऑफ फर्म्स। दूसरी बात है ये आपको क्या प्रोवाइड करवाती है? ये आपको प्रोवाइड करवाती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब ऐसे पूछ लेंगे पॉटर्स जेनेरिक स्ट्रेटेजी हेल्प्स टू अचीव कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस या कोर कॉम्पिटेंस। इतने सारे कॉम्पिटिटिव में तो तुम्हें याद रखना है कि ये क्या प्रोवाइड करवाएगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जो तुम्हें सब लिख के देंगे, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, कोर कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, और इन सब में से तुम्हारा आंसर है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो MCQ में ऐसा पूछ सकते हैं कि पॉटर की जो जेनेरिक स्ट्रेटजी है वो हेल्प करती है अचीव करने में किस चीज़ को? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को। अब आता है इसके अंदर अगली बात, पॉटर्स जेनेरिक स्ट्रेटजी में हमारे पास 3 टाइप की स्ट्रेटजीज आएगी। पहली स्ट्रेटजी का नाम है कॉस्ट लीडरशिप। क्या है पहली स्ट्रेटजी का नाम? कॉस्ट लीडरशिप। दूसरी स्ट्रेटजी का नाम है डिफरेंशिएशन, और तीसरी स्ट्रेटजी का नाम है फोकस। तो कितनी स्ट्रेटजीज है हमारे पास?
3। पहली स्ट्रेटजी कौन सी है? कॉस्ट लीडरशिप। दूसरी कौन सी है? डिफ्रेंसिएशन। और तीसरी कौन सी है? फोकस स्ट्रेटेजी। अब अपने पास जो बुक में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है वो बेसिकली इनके ऊपर इंडिविजुअली क्वेश्चन आता है या केस स्टडी आती है कि एक फॉर्म के अंदर ये स्ट्रेटेजी लग रही है, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिख कर दे देंगे या सिचुएशन समझा देंगे और फिर तुमसे पूछेंगे बताओ पॉटर की कौन सी जेनेरिक स्ट्रेटेजी अप्लाई हो रही है और एक्सप्लेन करो उस स्ट्रेटेजी को। क्लियर है? अब देखो सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो हम लोगों को यहाँ डिटेल में समझा रखी है उस स्ट्रेटेजी का नाम है कॉस्ट। वो लिखना था, लिखो। तुम लोग साथ साथ नहीं लिखते ना, समझ में नहीं आता फिर। एक टाइम पे एक काम तो नहीं करते तुम लोग। तुम लोग पढ़ाई करते करते इंस्टाग्राम का चला सकते हो, मैसेजेस के रिप्लाई कर सकते हो, सब कर सकते हो। यू आर मल्टीटास्किंग स्टूडेंट्स। हो गया नोट डाउन? अब देखो पहली स्ट्रेटजी कौन सी है? कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप नाम से तुमको क्या लग रहा है? कॉस्ट लीडरशिप वो स्ट्रेटजी है जो मार्केट में तुम्हारी कॉस्ट को डिसाइड करवाते हो। और क्या लगता है? ये वो प्रोड्यूसर है जो लोवेस्ट कॉस्ट पे अपने गुड्स की प्रोडक्शन कर रहा है। कौन सा प्रोड्यूसर है? ध्यान रखना, लो कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस नहीं बोला। कॉस्ट और सेलिंग प्राइस में फर्क होता है, सीपी और एसपी, है ना? तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉस्ट बोला है, सेलिंग प्राइस। तो ये वो पर्सन है जो लो कॉस्ट पे अपना प्रोडक्ट बना रहा है और मार्केट में सर्व कर रहा है। अब एक बात बताओ, जब एक पर्सन लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट बना रहा है, क्या उसका प्रोडक्ट स्पेशल हो सकता है, यूनिक हो सकता है, या वो स्टैंडर्ड होगा? तो यहाँ पर वो वाले प्रोड्यूसर है जो लो कॉस्ट पे स्टैंडर्ड गुड बना रहे हैं। कैसा गुड बना रहे हैं? स्टैंडर्ड गुड। स्टैंडर्ड गुड मतलब जो सभी बना रहे हैं, सेम वही बना रहे हैं, लेकिन ये कुछ ना कुछ करके अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या रखते हैं? कम रखते हैं, ताकि इनका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो सके? ज़्यादा हो सके। अब ये गुड कौन सा कस्टमर खरीदेगा? ये गुड वो कस्टमर खरीदेगा जिसको प्राइस से फ़र्क पड़ता है। उसको यूनिकनेस नहीं चाहिए, उसे मैगी के टेस्ट से कोई फ़र्क, उसको yippee भी चलेगी, कोई भी नूडल्स चलेंगे, उसे सिर्फ पेट भरना है। समझ में आई बात? तो ये वो कस्टमर खरीदेगा जो कॉस्ट को लेकर सेंसिटिव है और ब्रांड को लेकर इनसेंसिटिव है। कौन सा कस्टमर खरीदेगा? जो कॉस्ट को लेकर सेंसिटिव है और ब्रांड को लेकर इनसेंसिटिव। तो हमने एक छोटी सी बात बोली, कॉस्ट लीडरशिप का मतलब होता है कि आप यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हो लो कॉस्ट पर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स टू कवर मास मार्केट। मास मार्केट मतलब बड़ी या वाइड मार्केट। एक बड़ी या वाइड मार्केट को कवर करने के लिए आप लो कॉस्ट पर एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को बना रहे हो। अगला पॉइंट, ये हम किसके लिए बनाते हैं? फॉर कस्टमर हु इज, वो कस्टमर जो प्राइस को लेकर तो सेंसिटिव है पर ब्रांड को लेकर क्या है?
इनसेंसिटिव है। तो हमने छोटी सी बात समझी, हमने क्या बोला कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं लो कॉस्ट पर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ताकि कवर कर सके मास मार्केट को, उस कस्टमर के लिए जो प्राइस को लेकर तो सेंसिटिव है पर ब्रांड को लेकर इनसेंसिटिव है। इतनी सी बात समझ में आई। अब एक बात बताओ, मैं चाहती हूँ मेरे प्रोडक्ट का खर्चा कम हो, तो क्या सिर्फ सस्ता रॉ मटेरियल खरीदने से काम चलेगा? मुझे ओवरऑल कॉस्ट कम करनी है, मतलब R&D में कम खर्चा करो, प्रोडक्शन में कम खर्चा करो, मार्केटिंग में कम खर्चा करो, डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हमें यहाँ पे रिड्यूस करना पड़ेगा ओवरऑल कॉस्ट को। किसी एक चीज़ के कॉस्ट को कम करने से फ़ायदा, तो यहाँ पे टू अचीव दिस, इसको अचीव करने के लिए आपको रिड्यूस करना पड़ेगा किस चीज़ को? ओवरऑल कॉस्ट को। इन एरियाज, कौन कौन से एरियाज में? सबके नाम लिख दो इसके अंदर। कौन कौन सा एरिया? प्रोडक्शन, R&D, स्टोरेज मतलब वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा भी कम करना है, प्रिक्योरमेंट का खर्चा भी कम करना है, मार्केटिंग का खर्चा भी कम करना है। बात समझ में आई? तो हमने 2 पॉइंट डिस्कस करे अभी तक इसके। पहला पॉइंट क्या था? प्रोड्यूस करना है लो कॉस्ट पर स्टैंडर्ड गुड कवर करने के लिए मास मार्केट को, उस कस्टमर के लिए जो प्राइस को लेकर सेंसिटिव, ब्रांड को लेकर इनसेंसिटिव, ताकि अचीव कर सको रिडक्शन इन ओवरऑल कॉस्ट। कौन कौन से एरियाज में? प्रोडक्शन, R&D, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सो ऑन। अब देखो एक बात बहुत ध्यान से सुनो, सिंपल सी बात है, ये मेरा लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है, ये मेरा अदर वाला पर्सन है। इसका प्रोडक्ट बनाने में 8 रुपया लगा, इसका प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है। अगर ये 11 रुपये में सेल कर रहा है तो ये 3 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है, और अगर ये 2 और 12 में सेल कर रहा है तो भी ये, इसका मतलब लो कॉस्ट प्रोड्यूसर अगर सेलिंग प्राइस कम रखे अपने कॉम्पिटिटर से भी, तब भी प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सकता है। इसने एक जगह प्राइस नहीं कम किया, थोड़ा 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 सब जगह कम किया। बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी तरीके से थोड़ा 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 हर जगह किया है। तो जो आपका लो कॉस्ट प्रोड्यूसर होता है वो चार्ज करता है लो प्राइजेस देन कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर के मुकाबले में कम प्राइजेस को चार्ज करता है, स्टिल अर्न करता है सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट, उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। लाइन समझ में आई? हमने बोला वो चार्ज कर रहा है कम प्राइजेस देन द कॉम्पिटिटर्स, फिर भी अर्न कर रहा है कैसे प्रॉफिट को? सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट को। तो पहला पॉइंट क्या था? आप प्रोड्यूस कर रहे हो कैसे गुड को? लो कॉस्ट प्रोडक्ट को, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टू कवर द मास फॉर द कस्टमर हु इज प्राइस सेंसिटिव व ब्रांड टू अचीव। इस करने के लिए रिडक्शन करना पड़ेगा ओवरऑल कॉस्ट इन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, R&D, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड। आप चार्ज करोगे लो प्राइसेस देन स्टिल आप अर्न कर सकते हो सेटिस्फैक्ट्री। अब याद करो हमने एक टॉपिक पढ़ा था वर्टिकल इंटीग्रेशन, जहाँ पे आप वर्टिकल इंटीग्रेशन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करके अपना प्रॉफिट बढ़ा रहे थे और खर्चा। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन लो कॉस्ट प्रोड्यूसर का एग्जाम्पल हो सकता है। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन is used to become low cost producer। वर्टिकल इंटीग्रेशन यूज किया जा सकता है क्या अचीव करने के लिए? लो कॉस्ट पे प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए। ये स्ट्रेटजी कब लगेगी? पहला पॉइंट, जब कस्टमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ब्रांड टू ब्रांड से, उसे फ़र्क अगर कब पड़ रहा है? प्राइस। मतलब आपका जो मार्केट है वो कंपोज्ड होना चाहिए ऐसे कस्टमर से जो कस्टमर प्राइस को लेकर तो है सेंसिटिव,
और ब्रांड्स को लेकर हैं इनसेंसिटिव, मतलब दे डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्रांड टू ब्रांड, वो ब्रांड टू ब्रांड के बीच में किसी भी तरीके का डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं, डू नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रांड टू ब्रांड। उनके लिए हम सस्ता खरीद कर भी खुश हैं। अब देखो अगला पॉइंट क्या लिखा है। अगला पॉइंट लिखा है इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करने के खतरे, रिस्क। ये स्ट्रेटेजी यूज़ करने में रिस्की कब है? पहला पॉइंट, अगर जो टेक्नोलॉजी यूज़ करके आप प्रोडक्शन कर रहे हो वो टेक्नोलॉजी ख़राब हो जाए या आउटडेटेड हो जाए, टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी बढ़ गई महंगी, खर्चा मेरा बढ़ गया। अगर टेक्नोलॉजी में ब्रेकडाउन आ गया, क्या आ गया? तो ऐसे केस में टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ेगी और टेक्नोलॉजी खरीदते ही खर्चा। सेकंड पॉइंट, अभी तक तो कस्टमर ब्रांड को लेकर क्या था, अगर कस्टमर ब्रांड को लेकर क्या हो गया तो ऐसे केस में ये स्ट्रेटेजी किसी काम की। अगर मेरा कस्टमर जो है वो स्विंग हो गया, स्विंग का मतलब होता है स्विच हो गया, कहाँ पे? टूवर्ड्स डिफ्रेंसिएशन। अगर कस्टमर को डिफ्रेंसिएशन पसंद आ गया तो वो मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। अगर राइवल जो है मेरा कॉम्पिटिटर वो इस बात को समझ गया और उसने सेम स्ट्रेटेजी कॉपी कर दी तो वो भी लो कॉस्ट प्रोड्यूसर हो तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर कॉम्पिटिटर ने क्या कर लिया, इमिटेट कर ली हमारी स्ट्रेटेजी को, कॉम्पिटिटर ने क्या कर लिया, अगर इमिटेट कर ली स्ट्रेटेजी तो ओवरऑल इंडस्ट्री प्रॉफिट विल खत्म। शॉर्ट नोट, कोई खास बात तो नहीं लिखी थी, बुक में दिख रहा है सिर्फ 1-1.5 पेज का शॉर्ट नोट, लिखा इसमें कुछ नहीं है इतना। क्या बोला है इसने, फटाफट से दोहराते हैं। पहला पॉइंट क्या बोला था कि अगर लो कॉस्ट पर आपको प्रोड्यूस करना है स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट टू कवर द मास मार्केट फॉर द कस्टमर, जो प्राइस को लेकर सेंसिटिव, ब्रांड को लेकर इनसेंसिटिव, इसको अचीव करने के लिए रिड्यूस करनी पड़ेगी ओवरऑल कॉस्ट को इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन, R&D, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन। ये वो लोग हैं जो चार्ज करते हैं लो प्राइसेस देन दी कॉम्पिटिटर, स्टिल अर्न कर सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट को। वर्टिकल इंटीग्रेशन इज यूज्ड टू बिकम द लो कॉस्ट मार्केट। बेसिकली कंपोज्ड है उस कस्टमर से जो प्राइस को लेकर और ब्रांड्स को लेकर, क्योंकि डू नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रांड टू। और रिस्क यहाँ पे ये है कि टेक्नोलॉजी ब्रेकडाउन हो गई तो खतरा, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया तो दिक्कत, और कॉम्पिटिटर को पता चल गया और उसने भी लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस करना शुरू किया तो पूरे इंडस्ट्री का प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्लियर? अगर 5 नंबर में शॉर्ट नोट पूछा जाए या ये पूछा जाए स्ट्रेटेजी पहचानो और समझाओ, आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजी एंड एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजी, तो अपना आंसर यही रहेगा। कल की क्लास में इसको बुक से रीड करके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ऑनलाइन क्लास, एनी डाउट्स? R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। अब चैप्टर ज़्यादा बचा भी नहीं, 2 दिन का चैप्टर है, परसों ख़त्म हो जाएगा।